भाई कांग्रेस है क्या वेस्ट बंगाल में अब कि एक बैसाखी उसने लेफ्ट की पहन ली है और एक बैसाखी उसने आईएसएफ की पहन ली है। दो बैसाखी लेके कांग्रेस चल रही है। और अगर कांग्रेस का अपना वजूद होता बंगाल के अंदर तो बैसाखियों में नहीं खड़ी होती कि लेफ्ट से जिनसे जिंदगी भर दुश्मनी करते हैं, केरला में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और बंगाल में एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर कांग्रेस का वजूद होता तो कांग्रेस बैसाखियां लगाने की क्या जरूरत थी। जो टीएमसी है वो कांग्रेस से ही तो बनी थी छूट करके। कुछ लेफ्टिस्ट छोड़ के गए, कुछ जिहादी टीएमसी में मिल गए। तो कांग्रेस का अपना वजूद क्या है इस समय बंगाल के अंदर। हर जगह जाके चौधरी बन रहे हैं, बने जाके चौधरी। कांग्रेस के तो खुद के दोनों पैर टूटे हुए हैं वहां पे। वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से गठबंधन कर लिया है आईएसएफ से, तो उसको लेकर अब आपस में ही लड़ाई चल रही है कांग्रेस में। भाई कोई नई बात नहीं है। ये अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं ये कांग्रेस वाले। और सन 47 के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमांड को क्यों माना था। अगर धर्मनिरपेक्ष थे तो क्यों देश का बंटवारा धर्म के नाम पे इन्होंने कराया था। इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए। तो सत्ता लेने के लिए उसके बाद आप देखिए ना, 1957 से इन्होंने केरला के अंदर मुस्लिम लीग से समझौता किया हुआ था, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे। और तमाम इनकी जो नीतियां रही हैं वो सांप्रदायिक नीतियां रही हैं कि मुसलमानों को इस देश के डरा करके उनको रखो कि अपने साथ रखो और हम उसको वोट देंगे और धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और अब तो पहले तो मुस्लिम लीग से ही करते थे, अब ये आईएसएफ वालों से कर लिया बंगाल के अंदर। तो अब तो खुद ही आनंद शर्मा कांग्रेस में कह रहे हैं कि भाई धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब जितने भी सही दिमाग के लोग हैं वो इसको छोड़ के आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो है ये पूरा अराजकतावादी बन गया है। ये चीन के कहने पे चल रहा है, चीन के साथ इसकी पार्टी का समझौता है, चीन के कहने पे देश को कमज़ोर करने को ये चल रहा है। और पूरी नीतियां इसकी वही हैं जो चीन को लेकर के इसकी चल रही हैं कि देश के अंदर किसी भी तरीके से अराजकता फैलवाओ पूरे इस देश के अंदर। सर यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट पाने के लिए कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में समझौता तो कर लिया, गठबंधन तो कर लिया, बात ये है कि इन्हें मुसलमानों का साथ मिल पाएगा वहाँ पर। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि जिस तरीके की सांप्रदायिकता खेली जा रही है, जो पाकिस्तान से आईएसआई का वो किया जा रहा है, और जो ये फेनेटिक लोग हैं पीएफआई वाले और ये सब लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे कि जहाँ भी इनको ये दिखाई देगा कि हमें बीजेपी को हराना है वहाँ ये उसको वोट डालेंगे। ये गठबंधन तो नाम के होते हैं, बड़े गठबंधन हुए थे यूपी के अंदर, क्या हुआ था गठबंधनों का। बिहार में भी गठबंधन हुआ था, क्या हुआ उन गठबंधनों का। तो वो तो वोट के हिसाब से उनके जो फेनेटिक मुस्लिम हैं अपनी वोट डलवाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हर मुसलमान इनके कहने पे नहीं जाएगा, हर मुसलमान इनके कहने पे नहीं जाएगा। वो भी अब देख रहा है कि उसको अपने बच्चों का ख्याल है, अपने विकास का ख्याल है, आगे क्या होना है उसका ख्याल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस गठबंधन का भी जो कांग्रेस वाला ये जो है, इसका कोई ज़्यादा लाभ जो है कांग्रेस उठा नहीं पाएगी, सिवाय ये साबित करने के कि कांग्रेस खुद जो है एक धार्मिक कट्टरता वाली पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। ये साबित करेगी कांग्रेस जो है पूरा। सर अभी आपने आनंद शर्मा का नाम लिया और आनंद शर्मा ने जिस तरीके से आरोप लगाए, उन्होंने कई सारे ट्वीट भी किए इन सारी चीज़ों को लेकर। तो उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में अध्यक्ष है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, वो ये कहते हैं कि जो फैसला लिया गया है वो सोनिया गांधी से बात करने के बाद लिया गया है। ऐसा है कि अधीर रंजन चौधरी तो आधा दिमाग का नट है, समझे। वो तो जो सोनिया कह देगी वो कर देगा। और अगर सोनिया गांधी ये काम करवा रही है तो इसका मतलब साफ है कि सोनिया गांधी खुद उस साजिश का हिस्सा है, क्योंकि चीन के साथ जो इनका मैं कह रहा हूँ जो समझौता है वो सोनिया और राहुल इनका दोनों का किया हुआ समझौता है। तो ये तो खुद देश को अराजकता में डालना चाह रहे हैं। और मुझे अब ये लगता है कि हम सोचते थे कि सोनिया देश के लिए भाई देश की हो गई है, बहू बन गई है, लेकिन इसकी जितनी नीतियाँ हैं वो सारे कांग्रेस की जितनी भी बकवास करते हैं, इसने आज तक किसी को रोका है। सिद्धू पाकिस्तान गुणगान करता था, इसने रोका क्या। वो संजय दीक्षित जो है आर्मी के चीफ को गाली निकालता था, इसने रोका क्या। बालकोट पे इन्होंने प्रश्न उठाए, इन्होंने रोका क्या। सर्जिकल स्ट्राइक पे इन्होंने प्रश्न उठाए, इन्होंने रोका क्या। तो इसका मतलब ये सोनिया तो खुद देश को तोड़ने में लगी हुई है इस समय। ये जो प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल में भाजपा की ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, 100 से ज़्यादा आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा, और वही प्रशांत किशोर आज कांग्रेस के साथ जाकर मिल गए। देखिए ऐसा है कि वेस्ट बंगाल का क्या रिजल्ट होगा। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर, जो मैंने बार बार कहा है कि चुनाव इस प्रकार से होता है कि वोटर ये आश्वस्त है कि वोटर पे कोई बंदूक लेके हमला नहीं करेगा, कोई वोटर के ऊपर बम नहीं छोड़ेगा और वोटर के ऊपर कोई मारेगा नहीं, तो आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के चुनाव के नतीजे क्या आएंगे। ये सब देखते रह जाएंगे जो इस बात को कह रहे हैं।
आज वेस्ट बंगाल का जो वोटर है वो बहुत सुलझा हुआ वोटर है। उन्होंने कम्युनिस्ट रिजीम से आज़ाद पाने के लिए ममता को वोट दिया था और ममता ने क्या किया ये भी उसने देख लिया है। इसलिए वो इससे भी जो है अपने को स्वतंत्र करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों का वहाँ पे हाल देखिए क्या हुआ है। इसलिए वोटर को सिर्फ एक आश्वासन अगर मिल जाए कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा, हमारी जान पे कोई खतरा नहीं होगा, इन्हें उठा के फेंक देंगे। सर वेस्ट बंगाल में चुनाव आने ही वाले हैं, 1 महीने से भी ज़्यादा कम टाइम रह गया क्योंकि डेटें डिक्लेयर हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस में इस तरीके के हालात बने हुए हैं कि आपसी मंजस चल रही है, कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही। भाई कांग्रेस है क्या वेस्ट बंगाल में? अब जो टीएमसी है वो कांग्रेस से ही तो बनी थी छूट करके। कुछ लेफ्टिस्ट छोड़ के गए, कुछ जिहादी टीएमसी में मिल गए। तो कांग्रेस का अपना वजूद क्या है इस समय बंगाल के अंदर? हर जगह जाके चौधरी बन रहे हैं, बने जाके चौधरी। और अगर कांग्रेस का अपना वजूद होता बंगाल के अंदर तो बैसाखियों में नहीं खड़ी होती कि लेफ्ट से जिनसे जिंदगी भर दुश्मनी करते हैं, केरला में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और बंगाल में एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर कांग्रेस का वजूद होता तो कांग्रेस बैसाखियाँ लगाने की क्या जरूरत थी कि एक बैसाखी उसने लेफ्ट की पहन ली है और एक बैसाखी उसने ISF की पहन ली है। 2 बैसाखी लेके कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस के तो खुद के दोनों पैर टूटे हुए हैं वहाँ पे। और यही हाल लेफ्ट का है और यही ISF का है। आज वही लेफ्ट जो कांग्रेस से समझौता कर रहा है, इसका मतलब उसको भी बैसाखी चाहिए क्योंकि लेफ्ट को त्रिपुरा में उठा के फेंक दिया लोगों ने, बंगाल में उठा के फेंक दिया लोगों ने। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ काफ़ी अच्छे लीडर भी हैं कांग्रेस में जो कि इन सारी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो फिर उनकी बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा कांग्रेस में? देखिए कांग्रेस में इस समय एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई है अब कि कांग्रेस के ऊपर जो ये राहुल गांधी जो लीडरशिप लेके आया है, इसके अंदर सारे नक्सलवादी, माओवादी, अराजकतावादी जो है उस समय अब उसके दफ्तर पे कंट्रोल किए हुए हैं, उसके भाषणों पे कंट्रोल किए हुए हैं। उसको ये नहीं मालूम है क्या बोलता है। जो ये माओवादी उसको लिख के देते हैं वो ये बोलता है उसको लेकर के। और आप इसके भाषण देख लीजिए कितने हास्यप्रद भाषण है कि अब तो मजाक उड़ाते हैं सब लोग इसके भाषणों का जो है। तो ये वो करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कांग्रेस की चिंता है कि भाई कांग्रेस एक पुराना पार्टी है, पुराना संगठन है। तो इनका जो अंतर विरोध है इस समय का, और वो किसी ने स्टेटमेंट भी दिया इन लोगों ने जब ये कहा कि अरे ये तो बुड्ढे हैं कांग्रेस को जो दे रहे, तो ये जवान कांग्रेस में ऐसी कांग्रेस जवान पैदा कर रही है अपने पारिवारिक गुलाम बना करके जो देश को तोड़ दे, जो देश में अराजकता फैलवाए। अभी आपने जो बुजुर्ग और बड़े नेता है कांग्रेस को उसका जिक्र किया, तो इनमें से एक आते हैं गुलाम नबी आज़ाद। और गुलाम नबी आज़ाद अभी उस कैंपेन में भी शामिल थे जो अभी जम्मू कश्मीर में किया गया था G23। अब इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ। लगवाएंगे भाई, कांग्रेस वाले क्यों नहीं लगवाएंगे भाई? ऐसा है देखिए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। परिवार क्या लोगों को गुलाम बनाया गया है। तो जो भी उस पारिवारिक गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे उसकी आवाज़ कितनी भी सही हो, ये अपने पारिवारिक गुलामों से उनके खिलाफ नारे लगवाएंगे, उन पे हमले भी करवाएंगे। इनका क्या भरोसा है? सर अभी जो G23 की जो मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसको में काफ़ी सारे नेता शामिल थे कांग्रेस के बड़े बड़े। बातें ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि ये नेता कांग्रेस छोड़ सकते हैं, जिस तरीके की चीज़ें कांग्रेस में देखी जा रही हैं। देखिए कांग्रेस का एक टूटने का अपना इतिहास रहा है। कभी कांग्रेस O बनी, कभी कांग्रेस I बनी, कभी न्यू कांग्रेस बनी, कभी कुछ बनी। शरद पवार ने भी अपनी कांग्रेस बनाई, उसने ममता ने भी अपनी कांग्रेस बनाई। तो जिस तरीके की अराजकतावादियाँ ये सोनिया और राहुल लेकर के चल रहे हैं, और इनके वो जो जीजा जी आ गए हैं अब, जो किसानों की ज़मीनें खोस करके जिन्होंने अपना व्यापार बनाया है वाड्रा साहब ने, तो नेचुरली ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस में उसके खिलाफ अगर कोई भी दिमाग रखता है और जरा भी अपना अहम रखता है, अस्तित्व रखता है, तो आवाज़ उठाएगा और टूटेगी कांग्रेस। सर अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो अब टीएमसी की बात करना तो लाजमी है। और टीएमसी की तरफ से यानी कि ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेट आई है वेस्ट बंगाल के चुनाव की, वो भाजपा ने गलत इस्तेमाल किया है इलेक्शन कमीशन का। देखिए भारत का इलेक्शन कमीशन एक बहुत सोचा, बहुत स्वतंत्र और सुलझा हुआ दुनिया का इलेक्शन कमीशन है। और अगर उसने मान लीजिए 8 चरणों में ये कराया है, मैं तो कहता हूं कि अगर 16 चरणों में भी कराने की ज़रूरत थी और उसके अंदर हर वोटर को जो आश्वासन मिलता, निडर होकर के वोट डाल सकता है, तो इसको 16 या 32 चरणों में चुनाव को कराया जाए वेस्ट बंगाल के अंदर जो है। जो हमारी देश की जनता है इसकी तरफ से ये सारी बातें कही जा रही हैं कि ममता बनर्जी को अपनी हार का डर है, इसीलिए इस तरीके की स्टेटमेंट दे रही हैं। हार का डर क्या है? हार सामने आ चुकी है। देखिए अगर हार नहीं हो तो वो जाकर के पहले ISF से क्यों बात करे, जाकर के सपोर्ट लेने के लिए अपने लिए। इसके सारे लोग भाग रहे हैं इसकी पार्टी छोड़ करके। इसके सारे कारनामे स्कैम जो हैं वो सामने, चाहे वो चिटफंड वाला स्कैम हो,
चाहे वो अब कोयले वाला स्कैम हो, सारे सामने आ रहे हैं। तो डर क्या है? अब तो इसको सामने दिखाई दे गया है कि मैं हार रही हूं। तो बौखलाहट के अंदर कभी किसी को गुंडा बोलती है, कभी बांग्ला ये बांग्ला बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, अपने नारे लगाती रहती है। गुंडा गुंडा गुंडा, अरे चिल्लाते रहे, वो भी बड़ा चोर चोर चिल्लाता था, उसके चोर चोर कहने से कोई चोर हो गया आदमी? देश ने जवाब दिया नहीं जनता ने उसका। तो ये भी बोलती रहे गुंडा अमित शाह को और मोदी जी को, या जो भी बोलती रहे, इसको जनता जवाब देगी, जनता बता देगी कि कौन गुंडा है और कौन गुंडी है। धन्यवाद सर।